दोस्तों 3 दिसंबर की वो रात जिसे शायद ही भोपाल कभी भूल पाए। इस रात आज से 38 साल पहले यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से कीटनाशक गैस के लीकेज ने कई हजारों लोगों की जान ले ली थी। इस जहरीली गैस लीकेज ने उस रात ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को अपने आगोश में ले लिया था। उस रात के खौफनाक मंजर और त्रासदी पर बनी फिल्मों में इस दर्द को बाखूबी रूप से दिखाया गया है। भारत में हर साल 2 दिसंबर के दिन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और भोपाल गैस त्रासदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के मारे गए लोगों को याद करना है, क्योंकि इसमें कई हजार लोगों की मौत हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण त्रासदियों में से एक माना गया है, क्योंकि उस समय भोपाल की हवा में जहर घुल रहा था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किसके द्वारा की गई थी और इसमें कितने लोग मारे गए थे। जिस गैस से लोग मारे गए थे वे कौन सी गैस थी, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। 2 दिसंबर 1984 की रात 12 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेस्टिसाइड प्लांट से विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज से पूरे भोपाल की स्वच्छ हवा विषैली हवा में बदल जाती है। पूरे शहर में मौत का तांडव सा मच गया था। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। 30 टन से ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड विषैली गैस के लीकेज ने 25,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और 6 लाख से अधिक लोग विषैली गैस के चपेट में आ गए। भोपाल गैस त्रासदी को विश्व की सबसे खतरनाक औद्योगिक त्रासदी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्लांट की शुरुआत साल 1969 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग करके पेस्टिसाइड का उत्पादन करने के लिए यूसीआईएल ने मुख्य रूप से बनाया था। साल 1976 में भोपाल में ट्रेड यूनियन के वर्कर ने प्लांट के अंदर प्रदूषण की शिकायत भी की थी। इसके 1 साल बाद एक वर्कर ने गलती से जहरीले फॉक्सिन गैस को सूंघ लिया और सूंघते ही कुछ घंटों में उस वर्कर की मौत हो गई। इस घटना को देखते हुए एक पत्रकार ने प्लांट के तहकीकात करना शुरू किया और भोपाल के अखबार में अपने तहकीकात के आधार पर एक लेख को जारी करते हुए कहा कि भोपाल के लोगों जाग जाओ, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पे हो, पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा था। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी से तकरीबन 2 साल पहले फॉक्सिन गैस के संपर्क में आने से लगभग 45 वर्कर को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1983 और 84 के बीच फॉक्सिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड और मोनोमिथालामाइन कई बार लीकेज हुए थे। इधर भी किसी को ध्यान नहीं गया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में 68,000 लीटर के 3 माइक्रोबायोलॉजिकली प्रभावित जंग E610, E611 और E619 स्टोरेज टैंक है। भोपाल गैस त्रासदी में महीनों पहले वर्कर द्वारा MIC में उत्पादन लगातार हो रहा था और टैंकरों को भरा जा रहा था। किसी भी टैंक को उसकी क्षमता के 50% से ज्यादा भरने की अनुमति नहीं थी और इन टैंक को नाइट्रोजन गैस से दबा दिया गया था। दबाव से तरल MIC को प्रत्येक टैंक से पंप करने की अनुमति थी, लेकिन तीनों टैंकों में से एक टैंक E610 ने नाइट्रोजन गैस के दबाव को सहने की क्षमता खो दी, जिस कारण तरल MIC को इसमें पंप नहीं किया जा सका। नियमों के मुताबिक हर टैंक में 30 टन से ज्यादा लिक्विड MIC को नहीं भरा जा सकता था, लेकिन E610 में 42 टन लिक्विड था, जिसके चलते भोपाल में यूनियन कार्बाइड को अपने इस प्लांट को बंद करना पड़ा। फिर 1 दिसंबर 1984 को प्लांट को वापस शुरू करने के बारे में प्रयास किया गया और खराब टैंक को चालू किया गया, लेकिन प्रयास विफल रहा। तब तक प्लांट के अधिकांश सेफ्टी सिस्टम खराब हो चुके थे। 2 दिसंबर 1984 की शाम तक पानी खराब टैंक में घुस गया था, जिसके कारण पानी और मिथाइल आइसोसाइनाइड के केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रात टंकी में दबाव 5 गुना बढ़ गया। आधी रात तक MIC क्षेत्र के मौजूद वर्कर को गैस का असर दिखने लगा और रिसाव भी धीरे धीरे अधिक हो गया। जब तक कुछ निर्णय लिया जाता तब तक अधिक देरी हो चुकी थी। टैंक में केमिकल रिएक्शन गंभीर रूप ले चुका था। 1 घंटे के अंदर लगभग 30 टन MIC टैंक से मिथाइल आइसोसाइनाइड निकलकर हवा में घुल गया। अधिकांश भोपाल के लोगों को गैस की शुरुआती रिसाव के बारे में पता चल गया था। फिर 2 दिसंबर के दिन तकरीबन 8:30 बजे भोपाल की स्वच्छ हवा जहरीली हवा में बदलने लगी। रात 12 बजे 3 दिसंबर की सुबह
तक पूरे भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से लीक हुई जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गई। गैस का लीकेज का कारण टैंक संख्या E16 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का पानी में मिलना बताया गया। इससे टैंक में दबाव बना और खुल गया। फिर उसमें से जो गैस निकली जिसने हजारों लोगों की जान ली और लाखों को अपंग बना दिया। उस दिन भोपाल की रात वह रात नहीं थी जब मौत हवा में घूम रही थी। फैक्ट्री के आसपास कई लोग दूर से आकर झुग्गी बस्ती में बस गए थे। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उनकी मौत कब आ गई और उनकी नींद में ही मौत हो गई। जब गैस समय के साथ धीरे धीरे फैलने लगी और लोगों के घरों तक पहुँचने लगे, तभी लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर आ गए। देखते ही देखते नज़ारा मंजर में बदलने लगा और लोग उल्टियाँ करने लगे और कुछ लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई तो कुछ की हाँफते हुए मौत हो गई और कारखानों का अलार्म सिस्टम भी बंद था उस समय। जैसे जैसे रात बीतती गई हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती गई। डॉक्टर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उस समय किसी को चक्कर आ रहे थे तो किसी के आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। महज 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इलाज करवाने पहुंचे थे, जबकि कुछ की मौत रास्ते में ही हो गई थी। इस खतरनाक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 5,58,000 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए। गैस रिसाव से पेड़ और जानवर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कुछ ही दिनों में आसपास के इलाके में पेड़ बंजर में तब्दील हो गए। भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन था, जो इस कंपनी के CEO थे। यह रातों रात देश छोड़कर अमेरिका भाग गया, फिर कभी भारत वापस लौटकर नहीं आया। एंडरसन 93 साल की आयु में 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वेरो बीच में निधन हो गया। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। यह एक रंगीन तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को सुरक्षित तरह से रखने के लिए एक MIC स्टोरेज टैंक रखा जाता है। यह केमिकल गर्मी में ज़्यादा रिएक्शन करता है। पानी के साथ संपर्क में आने से मिथाइल आइसोसाइनाइड में मौजूद कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने लगते हैं, जिससे गर्मी अधिक बढ़ती है। वर्तमान में मिथाइल आइसोसाइनाइड का बनाना पूरी तरह से बंद है, लेकिन सीमित मात्रा में पेस्टिसाइड को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में इसका एक ही प्लांट है जो वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।